हेलो एलियंस, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेसिस के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। एसिड में हमने बताया था कि जो भी केमिकल सब्सटेंस होता है नेचर में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उनको हम तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं, या तो एसिड, या तो बेस, या फिर सॉल्ट। और उसके बाद हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड और बेस के बारे में अगर हमें पता लगाना है कि ये कोई भी सब्सटेंस है जो भी हमारे पास, वो एसिड है या बेस है, तो उनको तीन तरीके से पता लगाया जा सकता है। तीन इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ तीन इंडिकेटर के बारे में पढ़ना था। उन तीन इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम एसिड्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड की हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले एसिड होता क्या समझते हैं। ठीक है, अगर आपने नींबू खाया हो, या अगर आपने ऑरेंज खाया हो, या इमली खाई हो, तो आपको खुद पता होगा कि उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, एसिड्स भी होते हैं ना, उनको काफ़ी एसिड के सब्सटेंस को टेस्ट किया गया और फिर पता लगा कि सारे एसिड के सब्सटेंस का कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। तो अभी एसिड की एक काम चलाओ डेफिनेशन याद कर लेते हैं। जब ओरिजिनल डेफिनेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेफिनेशन अगर पेपर में आए तो लिखनी है। तो अभी एक काम चलाओ डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो, अब कच्चा आम होता है, कच्चे ग्रेप्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, टर्मरिंड, इमली वगैरह, ये सब क्या होता है, इन सब का खट्टा टेस्ट होता है। इन सब के अंदर एक्चुअली में एसिड प्रेजेंट होता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एसिड की बात करें तो एसिड को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो टाइप के एसिड होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड नाम से ही आया, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचर से रिलेटेड, है ना। नेचर में क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ऐसा एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अगर ऐसे एसिड्स जो मैन मेड होते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड। द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मिनरल से बनते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये नेचुरल एसिड होते हैं, ये तो आपको बता दिया, नेचर से मिलते हैं। ये मैन मेड होते हैं। जैसे इन कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स के मैंने कुछ नाम बताए ना, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ये कौन से प्लांट या कौन से एनिमल से मिल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक दो नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सिट्रिक एसिड होता है, ये आपको पता है, लेमन या ऑरेंज से मिलता है ना। एसिडिक एसिड विनेगर से मिलता है, जो चाउमीन में डलता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, और टार्ट्रिक एसिड टर्मरिंड में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे ही मिनरल एसिड के कुछ एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, क्योंकि यही एग्जांपल्स काफी काम आएंगे। तीन एसिड के नाम लिख रखे हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका आपने नाम कई बार सुना है, HCl बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं, ये भी बहुत एक खतरनाक एसिड होता है। और एक और नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी एक बहुत खतरनाक एसिड होता है, HNO3 इनका केमिकल इक्वेशन है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ये सारे वीक एसिड होते हैं। क्योंकि देखो, सिट्रिक एसिड नींबू से कभी हम खाते तो क्या ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमारा पेट पूरा जल गया, या ऑरेंज खाया तो हमारा पेट पूरा जल गया, या विनेगर का चाउमीन में डाला तो चाउमीन खाया तो उससे पेट जल गया, कर्ड खाया तो उससे कुछ हो गया। ये सब से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये एसिड्स होते तो हैं, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं। तभी तो ये क्या बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल फ्रूट्स में होते हैं, है ना। ये सब वीक एसिड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये जो एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। तो वीक एसिड्स के ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वीक एसिड के एग्जाम्पल में ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो मिनरल एसिड होते हैं, ये सारे के सारे कैसे एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया ये एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कौन कौन से, ये जितने भी मिनरल एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बात करें तो ये जो सारे एसिड है ये सारे वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। हमें सबके फॉर्मूले तो नहीं पता होने चाहिए, यहाँ पर ये जो तीन है ना, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, और एक खास इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड का, क्योंकि ये 4th चैप्टर में वापस लौट के आएगा एसिटिक एसिड, तब हम वहां पर भी यही सेम चीज पढ़ रहे होंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और बाकी सबके फॉर्मूले नहीं याद करने। एक और ऑर्गेनिक एसिड
एक और मैंने वीक एसिड का नाम नहीं लिख रखा है, और वो जो वीक एसिड होता है उसका नाम आप याद कर लीजिए, जिसे बोलते हैं बच्चे ऑर्गेनिक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये भी एक वीक एसिड होता है, ठीक है। पर ये जो वीक एसिड होता है ना, ये होता तो वीक एसिड है, पर ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में नहीं आता, ये मिनरल एसिड की कैटेगरी में आता है। मैं आपको बता दूं, ये एक इकलौता एसिड है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक इकलौता ऐसा एसिड है जो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो होता कौन सा है, वो मिनरल एसिड होता है। जनरली सारे के सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, सिवाय इसको छोड़कर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात लिखी रहती है वैसे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आपको एसिड्स के बारे में अच्छा खासा समझ में आ गया हो कि एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आपने कई बार वर्ड पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा यार, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। जरा इनका मतलब आप समझते हैं डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें कम से कम पानी मिला हो, ठीक है। अ कंसंट्रेटेड एसिड इज कंटेन which contains the minimum amount possible of water। कम से कम पानी मिला हो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? ये जो कंसंट्रेटेड एसिड था ना जिसमें कम से कम पानी मिला, इसमें और पानी मिला दो, ठीक है, तब वो कंसंट्रेटेड एसिड क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। तो डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। वाटर में मिला देते हैं बहुत सारा एसिड, तो हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाता है। और कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड पड़ता है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कंसंट्रेटेड एसिड डालना होता है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड से काम चल जाता है। कंसंट्रेटेड एसिड होता है, इसमें पानी कम होता है, इस वजह से खतरनाक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। डाइल्यूट एसिड में उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इस वजह से एसिड थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एसिड वीक हो जाता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि उसकी वीकनेस के कारण वो थोड़ा खतरनाक नहीं रहता है। मतलब हमारे हाथ वाथ पे गिर भी जाए ना तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा जलन वलन मचेगा, है ना, ये बात होती है। तो आपको ये बात हम समझना पड़ेगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाइल्यूट एसिड के बारे में नहीं, इस प्रोसेस के बारे में ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस है डाइल्यूट एसिड करते कैसे हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड में क्या मिक्स कर देते हैं? पानी मिक्स कर देते हैं। तो जब एसिड को पानी में मिक्स किया जाता है ना, एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है, तब हीट निकलती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होती है इस वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब डाइल्यूट करते हैं एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाया जाता है पानी मिक्स करके, तब हीट रिलीज होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने लिख रखा है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब आपको समझ में आ गया, डाइल्यूट एसिड का मतलब समझ में आ गया। अब यार यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, और वो क्वेश्चन हमें ऐसे भी पता होना चाहिए कि कभी लैब में जाओ और ये गलती कर ना बैठो। और वो क्या है? वो ये है कि एसिड को पानी के साथ मिक्स करूं या पानी को एसिड के साथ मिक्स करूं, या फिर दोनों एक ही चीज है ना। एसिड को पानी के साथ मिक्स करूं, इसका मतलब क्या है? जैसे ये मैंने एसिड ले लिया, ऊपर से पानी मिक्स करूं, एसिड को पानी के साथ मिक्स करूं, मैं ये बोल रहा हूं। या फिर पानी ले लिया अंदर और इसके अंदर एसिड मिला दिया, या फिर एसिड को पानी के साथ मिक्स करूं, वाटर को एसिड के साथ मिक्स करूं, या एसिड को वाटर के साथ मिक्स, क्योंकि दोनों केस में वाटर और एसिड मिक्स ही हो रहे हैं, दोनों केस में डाइल्यूट ही हो रहा है। लेकिन कौन सा प्रोसेस सही है या दोनों एक जैसे हैं, तो हमको वही चीज समझनी है ना। देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है, आपको आंसर भी लिख रखा है, आपको क्या लिखना है वो ही पता है आपको, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं कि इन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। हमेशा ये प्रोसेस करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है कि एसिड को पानी के साथ मिलाया जाता है। इसका क्या मतलब है? पानी हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं और एसिड ऊपर से मिलाया जाता है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट स्टीयरिंग का मतलब होता है, आपने लैब में आपको चीज पता होगा, एक चीज बोलते हैं जिसे मिक्स करने में यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं बच्चों ग्लास रॉड, है ना। ग्लास रॉड, ग्लास की एक रॉड होती है ऐसे इतनी लंबी सी। तो जब हम एसिड को पानी में एसिड मिला रहे होते हैं ना, तो जब मिला रहे होते हैं तो ये इससे ग्लास रॉड से मिक्स भी करा जाता है, तुरंत के तुरंत मिक्स करा जाता है, ताकि हीट कम से कम रिलीज हो और हीट ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम ये कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये कर देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, सच बता रहा हूं, ब्लास्ट हो जाएगा। कैसे? देखो यार समझते हैं, और पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है?
शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है विद स्टीयरिंग, ये आपको बात बता दी, कांस्टेंट स्टीयरिंग। नॉट बाय, आगे लिख भी दिया, नॉट बाय एडिंग वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं मिक्स किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो रीजन तो देखिए क्या होता है। व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, यहाँ एडेड होगा, मैंने एसिड लिख दिया। व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब ये वाला केस कर रहे होंगे फॉर प्रिपेयरिंग डाइल्यूटिंग एसिड, इस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली, हीट रिलीज होती है। मैंने बताया ना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक होगा, इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, एंड इजिली अब्सॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो हमने वाटर ज्यादा मात्रा में लिया है, इसमें भी हीट निकली, वो जो हीट है वो इस वाटर, वो ये वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा और ग्लास में चली जाएगी हीट, तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होगी इधर उधर, और अपना काम चल जाएगा और आराम से डाइल्यूट हो जाएगा। अब मान लो यार ये वाला केस कर दिया कि हमने वाटर को एसिड में मिक्स कर दिया। इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम डाइल्यूट करने के लिए ये प्रोसेस करें जो कि नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस, बहुत सारी हीट निकलेगी, और वो जो हीट निकलेगी वो वाटर तो इसमें मिक्स किया ही होगा, वो हीट निकलेगी वो मोस्टली एसिड में चली जाएगी, है ना, और एसिड में चली जाएगी तो वो क्या बोलते हैं, ब्लास्ट सा हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, स्प्लैश आ सकता है हमारे फेस पे, उसके कारण वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो वही लिख रखा है, दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, जो ये वाटर थोड़ा सा मिक्स हुआ है और ये जो हीट बहुत ज़्यादा सी निकली है, वो जो बहुत ज़्यादा सी हीट निकली है वो इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि वो तो इसमें मिक्स हो चुका होगा, है ना। उसके कारण क्या होगा, ये जो एसिड है वो उछल जाएगा, उछल के स्प्लैश होकर हमारे फेस पे या क्लॉथ पे गिर जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, जला सकता है हमको। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वाटर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और एसिड कम मात्रा में लेते हैं, तब मिक्स करा जाता है, और ये वाला काम नहीं किया जाता है कि एसिड ज़्यादा मात्रा में ले लिया और वाटर कम मात्रा में ले लिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का मतलब अच्छे से समझे। अब आगे एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, ठीक है। एसिड्स की 5-6 प्रॉपर्टी हैं, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी, भाई उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, काम चलाओ डेफिनेशन, जिसको बोल रहे थे बार बार कि एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में आता है। एसिड्स का सो टेस्ट होता है, प्रॉपर्टी लिखने को है तो ये लिख दो, है ना, एक अच्छी प्रॉपर्टी है, याद भी रहेगी, आसान है। और एसिड के बारे में हमने लिटमस पेपर में तो टेस्ट किया था, क्या था, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो ये भी आसान चीज है ना, ये भी हमने पढ़ रखा है। तीसरा पढ़ते हैं कि एसिड जो होते हैं सॉल्यूशंस, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, ठीक है। बेसिस के केस में भी हम पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड जो होते हैं, एसिड के सॉल्यूशन, यानी एसिड को हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया, ये एसिड है और इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो ये जो एसिड का सॉल्यूशन बना ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों कंडक्ट करता है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो क्यों कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो हमने बताया था ना, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा फ्लो ऑफ चार्ज, कि जहां पर चार्ज फ्लो करता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। यहां पर कैसे चार्ज आता है वो आपको बताता हूँ एसिड्स के अंदर, थोड़ी देर बाद पता लगेगा, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखिए कि एसिड जो होते हैं, एसिड के सोल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखो अगला क्या है, ये तो 3 छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो गई आसानी सी, जो जल्दी याद हो जाएंगी। अगली कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। अब जो प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आप इन पे ज्यादा फोकस करना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगली प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आप पूछेंगे सर सॉल्ट तो अभी हमने पढ़ा नहीं, हम तो एसिड पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ना है, तब आएगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, मैं सॉल्ट के बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि सॉल्ट क्या होता है। आपने कटायंस और अनायंस के बारे में सुना है 9th क्लास में। कटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन का मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के मिक्स करने से जो चीज बनती है, इन दोनों के मिक्स करने से जो चीज बनती है उसको सॉल्ट कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, Na+, इसे बोलते कटायन, है ना, ये एक कटायन है, सोडियम का कटायन बोलते हैं इसको। Cl-, ये एक अनायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो NaCl बन जाएगा, जो कि एक सॉल्ट होता है, ये आपको पता ही है ना।
ये सिर्फ इकलौता एक सॉल्ट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। KCl भी एक तरह का सॉल्ट है, Na2SO4 भी एक तरह का सॉल्ट है, ऐसे करके लाखों सॉल्ट हैं, ठीक है ना। तो उसमें से हम इस सॉल्ट की बात कर रहे हैं बस, कि कोई सा भी सॉल्ट बन सकता है। और ये सॉल्ट बन गया, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कौन सा टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। मैंने एग्जांपल ले रखा है, मान लो मैंने मेटल ले लिया जिंक, है ना, जिंक एक तरह का मेटल है, और एसिड ले लिया मान लो H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और ZnSO4 बन जाएगा। ये क्या है, ये हमारा एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट सॉल्ट होता है एक, क्योंकि ये कटायन बनाएगा, ये एनायन बनाएगा, दोनों को मिक्स करके ये हमारा सॉल्ट बन गया। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिंक ले लिया मेटल और इस बार एसिड चेंज कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपको दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक नोट करने वाली चीज है जो मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा सकता है 2 मार्क्स का, कि हमारे घर में जो बर्तन होते हैं ना, जैसे कॉपर के बर्तन हो गए या फिर कोई भी ऐसे मेटल के बर्तन हो गए, इसलिए मेटल के बर्तन बनाए नहीं जाते, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, अलॉय के बर्तन बनाए जाते हैं। जो भी कॉपर या फिर कॉपर के बर्तन हो गए या फिर कोई भी मेटल के बर्तन हो गए, उसके अंदर हम कोई भी एसिड वाली चीज ना डालें या खट्टी चीज ना डालें जिसके अंदर एसिड होता है। देखो लिखा मैंने है, कर्ड एंड अदर्स फूड सोर फूड स्टफ सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। इन सब को मेटल वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सॉल्ट है। ये जो सामान है इन सब के अंदर एसिड है, और वो जो बर्तन है उसके अंदर वो है मेटल, वो अगर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। और सॉल्ट सिर्फ खाने वाला सिर्फ एक ही होता है, बाकी सारे पॉइजनस होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, बिकॉज कर्ड एंड अदर फूड सब्सटेंस कंटेन एसिड, इन सब में एसिड होता है, विच रिएक्ट विद मेटल ऑफ द वेसल, वो हमारे मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना लेगा, जो कि हमारे खाने को पॉइजन कर देंगे और फिर हमारी हेल्थ को डैमेज कर देंगे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए ये सब मना किया जाता है, ठीक है ना। इस वजह से अलॉय के बर्तन बनते हैं, मेटल के बर्तन भी नहीं बनते, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अच्छा, ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है सर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है ना। तो एक मैं थोड़ी देर के लिए आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। कार्बोनेट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, CO3 2- को कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है, और HCO3- को हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है। मेटल अगर कार्बोनेट यानी मेटल अगर इसके साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सोडियम है, सोडियम एक मेटल है और कार्बोनेट ये रहा, अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो जो बन जाएगा उसे मेटल कार्बोनेट बोलूंगा। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट की होती है -2, तो क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3। ये जो है इसे बोलूंगा सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट है। सेम केस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अगर बनाने की कोशिश करें तो Na+ और HCO3-, तो क्रॉस करेंगे तो NaHCO3 बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। वैसे करके किसी भी मेटल का हम कार्बोनेट बना सकते हैं और किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। अब हमको जो बेसिकली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एसिड जो होते हैं, अभी हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एसिड किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। वैसे एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ध्यान रखना, इसमें कौन सी गैस निकली थी, पॉप साउंड वाली यानी हाइड्रोजन गैस, और इसमें कौन सी निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका टेस्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, पॉप साउंड टेस्ट कैसे करते हैं। अभी हम इसका टेस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। अच्छा, बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, इसमें सॉल्ट बनाया था, बनाएगा इसमें भी सॉल्ट, पर इसमें कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन, इसमें निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में वाटर भी बनता है। इसमें भी सेम केस है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट, ये अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, बात तो समझ में आ ही गई होगी, NaCl बनाएगा सॉल्ट, है ना, कटायन अनायन,
और क्या चीज़ है, CO2 और H2O बना लेगा। ठीक है, सेम केस इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो वही बनाएगा NaCl, और CO2 और H2O बना लेगा। ठीक है, तो ये अगली एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक दो सवाल भी करा दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज को याद कैसे रखें। अभी बस आपको समझ लेना है, याद कर लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे तो अपने आप चीज़ें याद होने लग जाती हैं। ठीक है, अब मैंने अभी जिक्र किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट, देखो भाई क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो वहां पर हमने दो चीज का जिक्र किया था, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बात आपको ध्यान होगी। ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको एक और चीज क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम बोल लो चाहे लाइम वाटर बोल लो, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट को लाइम वाटर टेस्ट भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए बोलते हैं लाइम वाटर। क्या होता है देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करें, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर दें, तो जो लाइम वाटर होता है ना, वैसे तो लाइम वाटर कैसा दिखता है, लाइम वाटर आपका कलरलेस होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, कलरलेस होता है, पानी की तरह दिखता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो जो लाइम वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की का मतलब व्हाइट हो जाएगा, जैसे हमारा दूध दिखता है ना वैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, इस वजह से बोल रहे हैं मिल्की। ये मिल्की क्यों हो जाता है, क्या बन जाता है जिसके कारण मिल्की हो जाता है, एक्चुअली में व्हाइट पीपीटी बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके कारण ये मिल्की हो जाता है। तो ये हमारा लाइम वाटर है, ये हमारा CO2 है। CO2 को अगर इससे पास करूंगा तो रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि व्हाइट पीपीटी बनाता है, जिसकी वजह से पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि इसने इसको मिल्की बना दिया, यानी हमारा जो गैस प्रेजेंट था वो कौन सा प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट कौन सा है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट बोला जाता है। अब यहां पर एक चीज है, बहुत ध्यान से सोचनी है, बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फंसा सकते हैं आपको। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर हम क्या करें कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा मात्रा में पास कर दे। एक्सेस का क्या मतलब होता है, ज्यादा मात्रा में पास कर दिया। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर मात्रा में पास किया तो क्या होगा, दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, ये बन जाएगा, अपना काम चल जाएगा। बट अगर क्या हुआ, ये मैंने कम मात्रा में लिया और ये ज्यादा मात्रा में ले लिया, तो क्या होगा, ये तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, पर ये तो बचा रहेगा, और ये जो बचा रहेगा, इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये बन गया, पर ये तो बचा रहा क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब और रिएक्शन के बाद ये तो बनना बंद हो जाएगा, ये तो जितना बन गया बन गया। ये जो था, जो बच गया था, रिएक्शन के बाद भी बच गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में था, वो जो था वो इसके साथ वापस रिएक्ट कर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो बचा हुआ होगा, वो इन दोनों के साथ वापस रिएक्ट कर जाता है। और वापस रिएक्ट करने की वजह से दिक्कत क्या हो जाती है, जो व्हाइट पीपीटी है ना, ये वापस गायब हो जाती है। ये व्हाइट पीपीटी वापस क्लियर सॉल्यूशन बना देती है। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब जैसे कलरलेस था वैसे ही बना देती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, वो जो व्हाइट पीपीटी थी, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड फर्स्ट डिसॉल्व्स, आपकी वो जो व्हाइट पीपीटी वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पूरी घुल जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्चुअली में क्या कंपाउंड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि सॉल्युबल होता है नेचर में। सॉल्युबल होने का मतलब वो क्लियर सॉल्यूशन दिखाएगा, कलरलेस दिखाएगा, इस वजह से वो जो व्हाइट पीपीटी वो तुरंत गायब हो जाएगी और सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। तो इस वजह से इसको बराबर मात्रा में यूज करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम बेस में जब पढ़ेंगे तो भी सेम ही प्रॉपर्टी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बात ध्यान रखनी है। एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अच्छा सर, ये बेस क्या होता है? एसिड तो हमें अब तक पता है ये चीज कि एसिड जिनका खट्टा टेस्ट होता है उसे बोलते हैं एसिड, और कुछ एसिड्स के नाम भी पढ़े थे। अभी तक एक्चुअली में एसिड की डेफिनेशन नहीं पता है कि हमको एसिड क्या होता है, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि एसिड, हाँ भाई, खट्टा टेस्ट होता है। बेस क्या होता है, मैं बेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेस वो सब्सटेंस है
बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड का इफेक्ट खत्म करता है, एसिड का इफेक्ट खत्म करता है, उसे कहते हैं बेस। कहीं पर एसिड है, बेस डाल दो तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो वही ये रिएक्शन है, वही ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड जो बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, और इफेक्ट खत्म कर देंगे तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। इसमें कोई भी गैस नहीं रिलीज होती है, सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एसिड बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है, और अगर एसिड बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसी वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोली जाती है, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं ना। When an acid is treated with base, base neutralizes the acid. एसिड की इफेक्ट को खत्म कर देता है, बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिटी को पूरी खत्म कर देता है। इस वजह से रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाती है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एसिड का एग्जांपल HCl ले लिया, ठीक है, कोई सा भी एसिड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बेस का एग्जांपल, बेस का एक एग्जांपल अभी तक याद कर लो, जब बेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो और सारे एग्जांपल याद करेंगे। एक बेस का एग्जांपल ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेगा NaCl, और वाटर बना लेगा H2O। ये एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करे, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर हम इसको पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ऑक्साइड का तो मतलब ये है कि कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या चीज रिएक्ट कर रहा है, मेटल। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। सेम चीज नॉन मेटल ऑक्साइड भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 3rd चैप्टर में आएगा। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूँ, मेटल मान लो सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन O ले लिया, और मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इसकी +1 वैलेंसी, इसकी -2, क्रॉस करेंगे तो Na2O। तो ये एक मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड भी बनाया जा सकता है, इसकी +2 इसकी -2 क्रॉस करेंगे तो CuO हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ मेटल ऑक्साइड है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई नॉन मेटल ले लो, मान लो कार्बन ले लिया, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और ये सब मेटल ऑक्साइड्स हैं। इनके बारे में खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स सारे किसमें नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, नेचर क्या है किसी भी चीज का, तो वो नेचर का मतलब यही पूछ रहा है कि वो एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है। वो एक्चुअली में इसके बारे में पूछेगा। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी नेचर के बारे में पूछे तो वो एक्चुअली में इन तीनों के बीच में पूछ रहा है कि वो इनमें से क्या है। नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या है, नॉन मेटल, ये जो मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मेटल ऑक्साइड अभी हमने देखा क्या है, बेस ही प्रॉपर्टी होती है, तो यानी ये चीज क्या है, बेस ही है। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अभी जस्ट पिछले वाली रिएक्शन यही तो पड़ी थी कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ये भी वही चीज है, बस यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिख दिया। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस ही होता है, बस ध्यान रखना। और मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख ही रखे हैं, तो एग्जाम्पल भी वही लिख रखा है। कॉपर ऑक्साइड, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, यूजुअली ब्लैक कलर का दिखता है। और एसिड ले लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब रिएक्ट कर जाएंगे तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, ये एक सॉल्ट होता है और वाटर बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड के बारे में खास बात क्या है कि इसका कलर याद रखना यार, ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड होता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है, मतलब एसिड किसी भी चीज को खराब कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ हमारी एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब एसिड्स की हमने अभी तक काम चलाओ एक डेफिनेशन पढ़ी, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, ठीक है। अब एसिड्स की एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं कि एसिड्स किसे कहते हैं, किस चीज़ को देख के बोलूँगा कि एसिड है या नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या कॉमन बात है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड क्या होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको याद कराए थे। ये वीक एसिड था, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे, है ना, ये आपको ध्यान होंगे।
एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसोसिएट्स करता है या फिर आयोनाइज करता है। दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब होता है ब्रेक करता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टूट जाता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। कि जब भी एसिड कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में डिसॉल्व करेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाए, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोजन आयन दे दे तोड़ के, तो उसे बोलते हैं एसिड। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और ब्रैकेट में मैंने AQQ लिखा है क्योंकि हमने उसको किस में मिक्स कर दिया? पानी के साथ मिक्स कर दिया। इसके साथ मिक्स हुआ तो वो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा किस में? H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा तो कौन से आयंस दे रहा है? एक H+ दे रहा है, एक Cl- दे रहा है, ठीक है। जरा अगला समझते हैं, H2SO4, इसको भी पानी के साथ मिक्स किया, इसमें भी H+ आयन दे देगा और SO4- आयन दे देगा, है ना। इसमें भी H+ मिल जाएगा, SO4 मिल जाएगा। सेम केस इसमें HNO3, इसको भी पानी के साथ मिक्स किया, H+ और NO3- आयन दे दिया, नाइट्रेट आयन और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन दे दिया। और CH3COOH जिसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको भी पानी के साथ मिक्स किया, यानी ब्रैकेट में AQ लिख देता हूं, इसमें भी कौन से आयन दे देगा? H+ और CH3CO- आयन दे देगा। इस आयन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों क्लोराइड आयन, ये हमको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। इसको बोलते हैं बच्चों एसीटेट आयन। ये बात ध्यान रखनी है, एसीटेट आयन, क्योंकि एसिटिक एसिड से मिलकर बना ना। इन सब में कॉमन तो आपको एक ही चीज दिख रही होगी, H+H+H+H+। तो ध्यान रखना है, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है। तो अगर आपको पेपर में व्हाट इज एसिड करके पूछा जाए, व्हाट इज एसिड, तो आप लोगों को ये लिखना है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज, इसका मतलब ब्रेक हो जाता है ऑन डिसॉल्विंग वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो एसिडिक बिहेवियर आता है ना किसी भी चीज का, वो हाइड्रोजन आयन की वजह से आता है। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं होगा ना तो एसिडिक बिहेवियर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, किसी भी चीज के अंदर एसिडिटी उसके हाइड्रोजन आयन की वजह से आती है, ठीक है। कोई भी चीज जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है वो एसिडिक होगा पक्का, ठीक है। जो चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता वो एसिडिक नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है ना, कि कोई भी हमने जैसे मान लो HCl है, HCl ब्रेक हुआ, H+ और Cl- आयन बन गए, ठीक है। ये हमारा बीकर है, ये HCl और H2O ब्रेक होगा, इसके अंदर H2O के भी आयन्स हैं और HCl के आयन्स जो होंगे वो ब्रेक हो चुके होंगे, वो H+ और Cl- आयन बहुत सारे घूम रहे होंगे ऐसे, है ना। एक्चुअली में H+ आयन ना एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जहां पानी दिख जाता है ना वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। H+ आयन अकेला नहीं रह सकता क्योंकि H+ बहुत ही अनस्टेबल आयन है। देखो वैसे हाइड्रोजन के अंदर अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज का मतलब आपने वो भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो ये काफी अनस्टेबल आयन होता है। तो ये क्या करता है, ये वाटर जहां पर मिलता है ना उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो H+ आयन H2O के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और क्या बना लेता है? H3O+ आयन बना लेता है। H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। जब भी हाइड्रोनियम आयन लिखा हो समझ जाना H+ ही लिखा है, बस उस H+ ने H2O के साथ कंबाइन कर लिया होगा, उसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H3O का मतलब आप समझेंगे यही, ध्यान रखना H+ की बात हो रही है, बस वो H2O के साथ कंबाइन कर लेगा और H3O+ बना लेगा, एक ही बात है दोनों, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपको एसिड्स की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में समझ में आया। अभी जो मैं वो चीज बात बता रहा था कि जिस भी चीज के अंदर हाइड्रोजन होगा जरूरी थोड़ा ना कि वो H+ आयन देगा ही देगा। जैसे वही एग्जांपल लेता हूं, देखो द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होगा C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। या फिर एक और कंपाउंड जिसका नाम होगा अल्कोहल, इसका भी फॉर्मूला पता है C2H5OH। देखो इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 5 एक और एक 6, इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या ये भी H+ देगा? नहीं। हर चीज जिसके अंदर हाइड्रोजन होती है जरूरी नहीं वो H+ देता है, कुछ ही स्पेसिफिक H+ देते हैं, और जो H+ देते हैं उनका नाम याद रखना है आप लोगों को। द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन्स ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि वो
H प्लस आयन नहीं दे पाता है। हाइड्रोजन तो है बट H प्लस आयन ना देने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाता। इसकी एक एक्टिविटी भी है, ठीक है। एक्टिविटी मैं आपको एक्टिविटी वाले सेक्शन में बताऊंगा, मैंने बता रखा है जितनी भी एक्टिविटी है हर चैप्टर की उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है वो आपको करके बता दूंगा, ठीक है। The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ions in dissolving in water। जब इन चीजों को पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, इस वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए एसिड्स के बारे में कि डिस्टिल्ड वाटर जो भी हमारे लैब में वो क्या बोलते हैं पानी चाहिए होता है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि हमने वहां पर टैप खोला और क्या बोलते हैं वो पानी यूज कर लिया, ऐसा पानी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो पानी अच्छा नहीं होता है, उससे गलत रिजल्ट शो हो सकते हैं, तो इस वजह से हम एक स्पेशल पानी यूज करते हैं। वो वाटर ही होता है, लेकिन वो काफी न्यूट्रल वाटर होता है, इस वजह से यूज करते हैं। जो टैप वाटर होता है ना वो हल्का सा एसिडिक होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो टैप वाटर हम यूज करते हैं वो हल्का सा एसिडिक होता है, इस वजह से हम लोग टैप वाटर को जनरली लैब में यूज नहीं किया जाता है। उसके लिए एक स्पेशल वाटर यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना, लास्ट लेक्चर में या फिर हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, आपको फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए कहीं से चार्ज, और चार्ज स्पेशली इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई भी किसी भी चीज पे चार्ज आ जाए तो अपना काम चल जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा कि जो जैसे कोई भी एसिड है, मान लो HCl एसिड है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H+ और Cl- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी तो एक चार्ज है, इस पे भी तो चार्ज है, इनके कारण वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, इनके कारण एसिड इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है क्योंकि इन पे चार्ज आ जाता है। इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि ये आयंस पड़े हैं उसके अंदर। अगर ये आयंस नहीं होंगे तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सेम चीज, ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था तो यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सेम केस वाटर में है, डिस्टिल्ड वाटर भी जो है वो कोई भी आयोनिक कंपाउंड कंटेन नहीं करता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, बस आपको आयन के बारे में ध्यान रखना है। अगर वो आयन प्रोड्यूस कर सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। जबकि रेन वाटर की बात करें ना यार, रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में फर्क क्या है, रेन वाटर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। रेन वाटर जब होता है वो ऊपर से गिर रहा होता है, while falling from the अर्थ पे गिर रहा होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, तब क्या होता है, तब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। देखो बताता हूं, डिसॉल्व एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। जब नेचर से ऊपर से ड्रॉप्स गिर रही होती हैं तो जहां एटमॉस्फेयर होता है ना, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी गैसेज मिली होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो जो गैसेज होती है ना वो इस वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और इस वाटर में मिक्स होने की वजह से ये जो नॉर्मल वाटर था अब वो कार्बोनिक एसिड बन चुका होता है, ठीक है। वो जो नॉर्मल वाटर था वो कार्बोनिक एसिड बन चुका है। कार्बोनिक एसिड के बारे में बताया था, क्या फॉर्मूला था, H2CO3, तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, व्हेन डिसॉल्व एन एसिडिक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स कर जाता है, इसके कारण एसिडिक कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये जो था ये एसिडिक बन गया, कार्बोनिक एसिड एक एसिड है ना, और ये एसिड बन गया, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा क्योंकि ये कैपेबल है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के, और आयंस जैसे प्रोड्यूस जाएंगे तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है रेन वाटर इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि जब वो गिर रहा होता है एटमॉस्फेयर से तो जो एसिडिक गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो हमारे प्यारे वाटर के साथ मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और जो कार्बोनिक एसिड है वो आयंस प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। बात आपको ध्यान रखनी है जितनी भी मैंने अभी आपको बताई। अगली चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है कि जो एसिड्स होते हैं वो अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे, मतलब वो एसिडिक नहीं दिखाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर जहां पानी प्रेजेंट नहीं होगा वहां एसिड्स अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे। जैसे उसके लिए एक्टिविटी बता रखी, देखो मैंने बना भी रखा है, समझना बहुत आसान है।
मैंने लिख भी रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। एक्चुअली में एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से शो नहीं करा, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन ही नहीं बनाता है। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक फनल जैसा ले लिया हमने, और इसके अंदर हमने क्या बोलते हैं कुछ रिएक्शन करवाई, जिसके कारण HCl की गैस निकल रही है। इसके अंदर से क्या निकल रही है, HCl की गैस निकल रही है, और इधर रबर कॉर्क फिक्स कर दिया, HCl की गैस निकली इधर से, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, हमने पढ़ा था ना कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये बात हमको पता है। पर ये जो लिटमस पेपर लिया है ना, ये हमने ड्राई लिया है, ध्यान रखना, ड्राई का मतलब सूखा लिया है, यानी इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। तो जो HCl से जब इस पे पास करूंगा तो ये जो ब्लू टू रेड नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, नो चेंज इन कलर। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी प्रेजेंट नहीं है, ड्राई लिटमस पेपर लिया है। अगर यही सेम चीज हम यहाँ कर दे, सेम सारे अपरेटस वही कर दे, लेकिन ये जो लिटमस पेपर है ये ब्लू, ये हम मॉइस्ट ले लें, मॉइस्ट का मतलब वेट ले लें, गीला लिटमस पेपर ले लें, वैसे ही हमें बड़ी जल्दी ब्लू टू रेड देखने को मिल जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग एक बात ध्यान रख सकते हैं कि पानी के एब्सेंस में हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते हैं, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर पानी है, हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, इस वजह से HCl जो है वो H+ और Cl- बना लेगा, इसके कारण एसिडिक कैरेक्टर शो हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात पहले भी की थी ना, अभी भी दोबारा करते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने एक्चुअल डेफिनेशन देख ली है। अभी हमने पढ़ा एसिड वो होता है जो आपका कौन सा आयन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। अब मान लो HCl है, मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो बीकर है, ये बीकर के अंदर मैंने HCl लिया और पानी लिया। अगर ये HCl, मान लो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, HCl के 100 मॉलिक्यूल हैं। HCl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। 100 मॉलिक्यूल होंगे तो लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि HCl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर HCl के सारे मॉलिक्यूल्स, ये 100 के 100 हैं, सारे के सारे H+ आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, सारे के सारे का मतलब मोस्ट ऑफ द का मतलब 70% से ज्यादा या 60% से ज्यादा, 90-80% अगर HCl के आयंस H+ प्रोड्यूस कर देते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में से 70 या 80 या 90 या ऑलमोस्ट 100 सारे के सारे H+ आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूंगा, ठीक है। जबकि कोई ऐसा एसिड जो मान लो जिसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं और वो मान लो 20-30% ही H+ आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसको वीक एसिड बोलूंगा। दोनों केस में आयंस तो प्रोड्यूस हो रहे हैं H+, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उससे स्ट्रॉन्ग एसिड, कम से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वीक एसिड। देखो, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली टूट जाने का मतलब 100 मॉलिक्यूल से 100 के 100 ही मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए यार, 70, 80, 90 मिल जाए, तो एंड दस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बना ले, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इस वजह से ये जो HCl, H2SO4, HNO3, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड इस वजह से बोला जाता है। इनका रीजन ये होता है कि ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, HCl, HNO3, H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि उसमें H+ आयन बहुत सारे प्रोड्यूस हो पाते हैं। जबकि वीक एसिड्स की बात करें तो ये पार्शियली आयोनाइज हो पाते हैं। पार्शियली का मतलब पूरे आयोनाइज नहीं हो पाते, कुछ जो होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने इसके अंदर एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH और इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयंस तो बनेंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयंस शायद 100 में से 20 बन पाए, या फिर 2 ही बन पाए, या 3 बन पाए, कम से कम ही रहेंगे। 20-30% रहेगा तो हम बोल देते हैं कि वो वीक एसिड्स है। 20-30% से कम ही रहता है, 10% से भी कम ही रहता है ऑलमोस्ट, है ना। तो 10 प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तो बनाएगा लेकिन कम अमाउंट में बनाएगा, उसे कहते हैं वीक एसिड। एग्जांपल ले सकते हो एसिटिक एसिड जो मैंने आपको याद रखाया था, और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन आयन बनते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते हैं। ये एसिड्स के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद सॉल्ट के बारे में समझते हैं। टिल देन बच्चों अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, बाय बाय।